अध्याय 12। जब मैंने पवित्र तलवार पकड़ी तो मैंने देखा कि मिल्टियड्स पागलपन से प्रेरित था और उसने मनुष्यों और जानवरों दोनों का नरसंहार किया था। फिर मैंने देखा कि एक अजीब सा नया राक्षस उस पर हावी हो गया। मुझे नहीं पता था कि यह भविष्य का एक सपना था या महज एक भ्रम, लेकिन फिर भी मैंने अभिनय करना चुना। मुझे खुशी थी कि मैं समय पर पहुंच गया। लुडविग और पवित्र तलवार का धन्यवाद, मैं अपने पिता को बचाने में सक्षम हुआ। हालांकि जैसे ही मैंने युद्ध के मैदान में कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि वह जगह कहाँ थी और वहाँ क्या होने वाला था। ये वह जगह थी जहाँ मिल्टियड्स ने कहानी में लगभग अपनी आंख खो दी थी, जहाँ उसके चेहरे को खराब करने के लिए एक निशान बनाया गया था। शुक्र है, मैंने उसे इतनी अच्छी तरह से बचाया कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। उसने भविष्य में मिलने वाली सेक्सी छवि खो दी थी, लेकिन उसकी सुंदरता बरकरार थी। ये देने और लेने के बारे में अद्भुत बात थी। ऐसा लगता है जैसे हमने आसपास के अधिकांश जानवरों को साफ कर दिया है। आप अद्भुत हैं, सर लुडविग। जानवरों के लिए राजपूतों के खिलाफ जाना निश्चित रूप से कठिन है। ओह, ये कुछ भी नहीं था। वास्तव में यह अधिक आश्चर्यजनक था कि आप बिना किसी प्रतिज्ञा के उनके खिलाफ कैसे चले गए, सर कैलियन। जबकि कैलियन और लुडविग एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, मैंने प्रीस्ट एडेन की मदद से एक पत्र लिखना समाप्त किया। पत्र वेटिकन को भेजा जाएगा। पुजारी ने मुझसे कहा, प्रतिक्रिया आने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। वाह, कितना अद्भुत है, मैं चिल्लाया। प्रीस्ट एडेन ने मुझे जो संदेश मंत्र सिखाया वह बहुत अच्छा था। इसका उपयोग करके मैं किसी को संदेश भेज सकता था, चाहे वह प्रेषक से कितना भी दूर क्यों न हो। आप इस जादू का प्रयोग नहीं कर सकते अंकल। ये सरल दिखता है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक दिव्यता की आवश्यकता होती है। वास्तव में यह मुझे सचमुच आसान लग रहा था। आपको बस एक पत्र लिखना था, उसे किसी जानवर या पक्षी के आकार में मोड़ना था और भेजना था। हालांकि जाहिर तौर पर यह एक कठिन दौर था। सेंटेस, आपको देवत्व से कोई समस्या नहीं है, इसलिए आपको केवल वर्णमाला सीखने पर काम करना है। मैं उसकी बात पर खिलखिला कर हंसा। फिर मुझे कुछ सूझा और मैंने एक बार फिर उसका ध्यान आकर्षित किया। अंकल, अंकल, वह मेरी ओर वापस मुड़ा। मैंने उससे पूछने से पहले अपने आसपास का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। क्या जानवर बात कर सकते हैं? क्या वे बात कर सकते हैं? हाँ। जब पुजारी एडेन ने मुझे सिर हिलाते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। वास्तव में जानवर बुराई के अंश हैं। उनके पास शरीर नहीं है, इसलिए वे बात नहीं कर सकते। वही मैंने सोचा। फिर वह कौन सी आवाज थी जो मैंने सुनी थी? उस समय उस जानवर ने मुझसे विनती की थी, उसे बचाने के लिए। जब लुडविग ने विशाल जानवर को पवित्र तलवार से मार डाला था, तो मैंने जानवर को कुछ शब्द चिल्लाते हुए सुना था। हालांकि जब मैंने बाद में लुडविग से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। उसने केवल उसकी चीख ही सुनी थी। क्या मैं अकेला था जिसने सुना? ये पहली बार था जब मुझे इस तरह की किसी चीज से निपटना पड़ा। उपन्यास में इसका जिक्र भी नहीं था, इसलिए मैं केवल यह मान सकता हूं कि यह प्रिसिला की शक्ति नहीं थी जिसके कारण ये घटना हुई। यह क्या है? मुझे मन ही मन आश्चर्य हुआ। मैंने प्रीस्ट एडेन को कैथेड्रल में छोड़ा और लुसियाना का दौरा किया। लुसी, पिताजी कैसे हैं? शुक्र है, उन्होंने कहा कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं। फिर उसने अवश्य ही मेरे चेहरे पर कुछ देखा होगा, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था, क्या आप उसे स्वयं देखना चाहेंगे? हाँ, मैंने तुरंत उत्तर दिया। मुझे अपनी आंखों से जांचने की जरूरत थी कि क्या वह ठीक है। मैंने लुसियाना का हाथ पकड़ा और मिल्टियड्स के कमरे की ओर चल दिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, शूरवीर खड़ा गार्ड झुका और आगे बढ़ गया। मैंने दरवाजे के एक छेद से कमरे के अंदर देखा। बिस्तर पर झुकते हुए मिल्टियड्स ने मुझे देखा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने उससे पूछा। मैं उम्मीद से दरवाजे की चौखट पर झुक गया। उसने मुझ पर हंसते हुए कहा, यहाँ आओ। मैं अंदर भागा। कमरे में मेरे लिए कोई कुर्सी नहीं थी,
लेकिन मुझे ठीक ठीक पता था कि मैं कहाँ बैठ सकता हूँ। मैं बिस्तर पर चढ़ गया और मिल्टियड्स के बगल में बैठ गया। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मैंने ध्यान से अपना हाथ उसके माथे पर रखा। जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, उसे बुखार नहीं था। नहीं, बस दर्द होता है। दर्द होता है? कहाँ? मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मेरी आंखें फैल गईं। मिल्टियड्स ने भावहीन ढंग से उसकी बांह की ओर इशारा किया। आपकी बांह? आपने इसे कब घायल किया? मैंने इसे पकड़ लिया। बाहर से देखने पर यह ठीक लग रहा था। क्या जानवरों से लड़ते समय उसे कोई आंतरिक चोट लगी थी? मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगा, मैंने कसम खाई। अब उपचार प्रार्थना कैसे हुई? सबसे पहले मुझे शांत होने की जरूरत थी। हे भगवान, एक छोटे से मेमने को आपके स्पर्श की आवश्यकता है। कृपया हमें इस चमत्कारी पुनर्प्राप्ति की अनुमति दे, मैंने सुनाया। मैंने प्रार्थना बहुत समय पहले सीखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने इसका उपयोग किया था। मेरी उंगलियों से प्रकाश की किरणें निकली और धीरे से उसकी बाह में समा गईं। अब और दर्द नहीं होना चाहिए, है ना? मैंने प्रत्याशा में उसकी ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दर्द महसूस कर रहा था। क्या अब भी दर्द होता है? मैंने व्याकुल होकर पूछा। मैं क्या करूं? मैं जो कुछ भी जानता था उसका मैंने उपयोग किया। ये बेहतर क्यों नहीं हो रहा? मैं घबराकर उस पर परेशान हो रहा था, लेकिन तभी मैंने उसकी हंसी सुनी। क्या वह क्यों हंस रहा था? क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? मैं तब तक उसे घूरता रहा जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। यह आदमी, वह बस खेल रहा था। पिताजी, आपको सचमुच चोट नहीं लगी है? मैं रोया। नहीं, मैं हूँ, उन्होंने जोर देकर कहा। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। ये वास्तव में दुखदाई है। उसके चेहरे की मुस्कान ने उसके दर्द में होने के दावे को झुठला दिया, जिससे मैं परेशान हो गया। मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं इतना डरा हुआ था। मुझे लगा कि आप वास्तव में आहत हुए हैं। मैं रोने लगा और मिल्टियड्स का हास्य कम होने लगा। क्या आप इतने आश्चर्यचकित थे? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। वह झिझका। माफ करें, वह फुसफुसाया। ये देखते हुए कि वह कितना शांत था, मुझे लगा कि मैंने उसे गलत सुना है। मिल माफी मांग रहा था। हालांकि वह ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं था, और इसने मुझे चौंका दिया। मैंने उसकी ओर देखा, फिर भी आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि मेरे झटके से उसे थोड़ा मजा आया होगा। उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान तैर गई। चूंकि आपने माफी मांगी है, इसलिए मैं आपको छोड़ दूंगा, मैंने गुस्से में कहा। मेरी प्रतिक्रिया सुनकर मिल्टियड्स ने हंसते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा, धन्यवाद मेरी महिला। फिर उसने एक प्रेमी की तरह मेरा हाथ चूमा और कुछ और हंसा। मैं अब भी थोड़ा परेशान था, लेकिन मैं सच कह रहा था। दर्द होता है, उन्होंने कहा। वह मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बताया। हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह किस बारे में बात कर रहा था। अभिशाप। वह रक्त के अभिशाप का जिक्र कर रहा था, जिससे वह जीवन भर जूझता रहा। मैंने चुपचाप उसे देखा और अपना हाथ फिर से उसके माथे पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने बस इतना किया कि उसके सिर पर फिर से अपना हाथ रख दिया, लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं अजीब हूँ। माँ का हाथ दवा की तरह है। क्या? लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दूंगी। अच्छा होता यदि मैं मिल्टियड्स की माँ होती। तब मैंने ये सुनिश्चित किया होता कि उसका बचपन खुशहाल और स्वस्थ हो। हालांकि जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, मैं उतना ही दुखी होता गया। मैं एक संत हूँ, इसलिए तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। इससे मदद मिल सकती है। मुझे नहीं पता था कि जब वह मेरी ओर देख रहा था तो वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसने वह हाथ पकड़ लिया जो मैंने उसके माथे पर रखा था। मैं ठीक हूँ, वास्तव में। हाँ, अब मैं हूँ। उसने मेरा हाथ अपने गाल पर दबाया और मुस्कुराया। मैं वादा करना, ये झूठ जैसा लग रहा था, लेकिन मैं उस पर विश्वास करना चाहता था। जब उसने मुझे देखा तो उसकी सुनहरी आंखें तारों की तरह चमक उठी। उन्होंने मुझे इस तरह नहीं देखा जैसे मैं सड़क के किनारे चट्टान हूँ।
वास्तव में इससे बहुत दूर। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं हूँ। वास्तव में क्या मुझे करना चाहिए? नहीं, मिल्टियड्स मुस्कुराया। मत बनो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया और वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। तभी कैलियन हड़बड़ी में बेडरूम में भाग गया। महामहिम, सर बेरेक्ट, वह क्या कहना चाह रहा था? ओह, कैलियन अजीब तरह से रुका। उसे इस बात पर संदेह था कि एक मधुर क्षण के बीच मिल्टियड्स और मुझे देखने के बाद उसे क्या करना चाहिए। उलझन में उसने बस पलकें झपकाईं। क्या चल रहा है? मिल्टियड्स ने आखिरकार पूछा। व्यवधान के कारण थोड़ा नाराज लग रहा था। इससे कैलियन वापस होश में आ गया। महामहिम, उन्होंने कहा, सर बेरेक्ट यहाँ हैं। मिल्टियड्स के पास अपने शाही अंगरक्षकों के साथ 3 निजी शूरवीर थे। हालांकि उनकी सेवा में एक और शूरवीर था। ये व्यक्ति अन्य 3 की तुलना में अधिक उत्कृष्ट था और लोग उन चारों को मिल्टियड्स 4 नाइट्स कहते थे। आइस नाइट बेरेक्ट ने घुटने के बल बैठकर हमें सलाम किया। बहुत समय हो गया महाराज, उसने अभिवादन किया। उनके सुनहरे बाल और नीली आंखें किसी पर भी अमिट छाप छोड़ सकती थीं। आप इतने लेट क्यों हैं? मुझे खेद है महामहिम। यहाँ आते समय मुझे एक स्थिति का सामना करना पड़ा। जब मिल्टियड्स बेरेक्ट से बात कर रहा था, मैंने बेरेक्ट की आक्रमण टुकड़ी की ओर देखा। मैंने किसी को पहचान लिया और मैंने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। वह यहाँ क्या कर रहा था? उसे देखते ही मुझे पता चल गया कि वह कौन है। वह मखमली काले बाल और वह चमकदार नीली आंखें क्रिस्टल की तरह चमकती हुई अविस्मरणीय थीं। वह मुख्य पुरुष अभिनेता कैस थे। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।